आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका राष्ट्रीय हिंदी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे आज की खास खबरों का। कलम टूट जाती है, पत्रकार टूट जाता है, लेकिन जनता तक सच पहुंचाने का सिलसिला कभी नहीं टूटता। सामाजिक सरोकारों, सार्वजनिक हित और सही जानकारी से जुड़कर ही पत्रकारिता जो है वो सार्थक बनती है। सामाजिक सरोकारों को, सच को जनता के घरों की दहलीज तक पहुंचाने का दायित्व मीडिया का होता है। एक गलत खबर, एक गलत जानकारी देश में ऐसा माहौल बना सकती है जो देश की शांति भंग कर दे। लेकिन जिस मीडिया पर लोग आंख मूंदकर भरोसा करते हैं, जिस मीडिया की दिखाई हुई एक एक खबर को लोग सही मानते हैं, बिना उसका सोर्स चेक किए उस खबर पर आंख मूंदकर भरोसा कर लेते हैं। क्या हो अगर वो जानकारी गलत हो? क्या हो अगर उस जानकारी से, उस बेबुनियादी जानकारी से लोगों के मन में गलत विचारधारा बने, लोगों के मन में गलत सवाल उठे? ऐसा ही कुछ हुआ डीएनए में। जी हाँ, एक बहुचर्चित शो डीएनए में जब एंकर रोहित रंजन ने राहुल गांधी के एक बयान को उदयपुर की घटना से जोड़ते हुए डीएनए शो में दावे किए और इसी को लेकर आज सुबह पुलिस उनके घर उनकी गिरफ्तारी के लिए पहुंच गई। छत्तीसगढ़ पुलिस सुबह 5:30 रोहित के इंदिरापुरम स्थित घर के बाहर पहुंच गई। दरवाजे पर पुलिस देख रोहित ने यूपी पुलिस से मदद मांगी। इस बीच गाजियाबाद के इंदिरापुरम की पुलिस भी रोहित के घर पहुंच गई। वहां रोहित की गिरफ्तारी को लेकर रायपुर और इंदिरापुरम पुलिस के बीच खींचतान चल रही थी कि नोएडा पुलिस की एंट्री हो गई। नोएडा पुलिस ने कहा कि उनके यहाँ रोहित के खिलाफ केस दर्ज है और वो रायपुर पुलिस के सामने रोहित को गिरफ्तार कर ले गई। रोहित रंजन ने मंगलवार सुबह 6:16 पर एक ट्वीट किया, बिना लोकल पुलिस को जानकारी दिए छत्तीसगढ़ पुलिस मेरे घर के बाहर मुझे अरेस्ट करने के लिए खड़ी है। क्या ये कानून सही है? रोहित ने ये ट्वीट यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, एसपी गाजियाबाद और एडीजी जोन लखनऊ को टैग भी किया। एंकर रोहित रंजन के इस ट्वीट का जवाब देते हुए छत्तीसगढ़ की रायपुर पुलिस ने लिखा कि सूचित करने के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है, फिर भी अब उन्हें सूचित किया गया है। पुलिस टीम ने आपको कोर्ट का गिरफ्तारी वारंट दिखाया है। उन्हें वास्तव में सहयोग करना चाहिए, जांच में शामिल होना चाहिए और अपना पक्ष अदालत में रखना चाहिए। अब रोहित रंजन की जो गिरफ्तारी है वो हो चुकी है और अब देखना होगा कि अदालत उनके पक्ष में क्या फैसला सुनाती है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि महाराष्ट्र की तरह एमपी में भी बीजेपी को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री और शिवराज सिंह चौहान को उनका उप मुख्यमंत्री बनाना चाहिए था। सोमवार को गुना जिले के दौरे पर आए पूर्व सीएम सिंह ने शिवसेना के एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री और देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने पर बीजेपी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि यही बात बीजेपी के दोहरे चरित्र को दर्शाती है। एमपी में केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने बीजेपी से जुड़ने के लिए कांग्रेस छोड़ी, लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, जबकि महाराष्ट्र में जो इस पद का मुख्य दावेदार था उसे उप मुख्यमंत्री बना दिया। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने यहाँ कहा कि जिला और जनपद के चुनाव में लोगों ने करोड़ों रुपए खर्च किए, ये जनता का पैसा था। बीजेपी ने कभी आजादी की लड़ाई में भाग ही नहीं लिया। लोगों ने कांग्रेस से पूरा लाभ लिया लेकिन बीजेपी में चले गए। बीजेपी कांग्रेस से गए नेताओं की हालत ऐसी कर देती है जैसे नींबू से रस निचोड़ दिया हो। बमोरी क्षेत्र के धनोरिया गांव में आदिवासी महिला को जिंदा जलाने के मामले में दिग्विजय सिंह ने कहा कि सरकार को पीड़ित महिला का इलाज कराना चाहिए, जो गुनहगार है उन पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा ग्वालियर में दिए गए बयान पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस ट्विटर पर नहीं, जनता के बीच में जाकर सेवा करती है और मैं खुद पीड़ित महिला से हमीदिया अस्पताल में मिलकर आया हूं। अक्सर अपने बयानों को लेकर संजय राउत विवादित टिप्पणियों को लेकर वो घिरे रहते हैं। ऐसा ही एक बार फिर उन्होंने किया। शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि उनकी पार्टी महाराष्ट्र में अपने दम पर 100 सीटें जीतेगी।
न्यूज एजेंसी से बातचीत में उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि शिवसेना 100 सीटें जीतेगी। उद्धव ठाकरे ने कहा कि राज्य में मध्यावधि चुनाव होने हैं, स्पष्ट हो जाएगा कि कौन जीतता है और कौन हारता है। उद्धव ठाकरे गुट के इस नेता ने कहा कि शिवसेना बाबा बाला साहिब ठाकरे की है, किसी और की नहीं हो सकती। आप इसे पैसे के जरिए हाईजैक नहीं कर सकते। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि कुछ और भी दिया गया। इसी को लेकर संजय राउत ने उनका साथ दिया और कहा कि जब कुछ सामने आएगा तो बड़ा खुलासा होगा। उन्होंने कहा, हमें अब भी उम्मीद है कि ये विधायक लौट आएंगे। बागियों से हमारी हमेशा बातचीत होती रहती है, ये लोग हमारे हैं और ये जरूर वापस आएंगे। अगली बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने राजधानी लखनऊ में पार्टी की सदस्यता अभियान का आगाज किया। इस दौरान अखिलेश यादव ने बताया कि ये सदस्यता अभियान यूपी के तमाम जनपदों, मंडलों और तहसील स्तर पर चलेगा। इसी के साथ उन्होंने कहा कि हम आने वाले दिनों में जानकारी देंगे कि कितने सदस्य बने। अखिलेश ने कहा, हमारी कोशिश होगी कि सपा गांव में ज्यादा से ज्यादा पहुंचे, हर घर तक पहुंचे। सपा कार्यकर्ता पार्टी की बात, पार्टी की नीतियां और कार्यक्रमों की जानकारी लेकर जनता के बीच रहेंगे। ये बात लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है कि लोकतंत्र बचाने के लिए समाजवादी पार्टी के लोग आगे आ रहे हैं, इसमें सहयोग करें और इससे के साथ जुड़े। सपा प्रमुख ने इस दौरान योगी सरकार के 100 दिन के रिपोर्ट कार्ड पर भी निशाना साधा। अखिलेश ने कहा, उन्हें 5 साल 100 दिन की उपलब्धि बतानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये सरकार आज भी समाजवादी पार्टी के कामों का फीता काट रही है। जो भी उद्घाटन हो रहा है वो आधा अधूरा है। राजस्थान में बारिश का आंकड़ा बढ़ गया है। बीते 50 वर्षों में आंकड़ों के अध्ययन में सामने आया कि राजस्थान में बारिश की बूंदों में इजाफा हुआ। यही कारण है कि भारतीय मौसम विभाग ने राजस्थान में सामान्य बारिश के आंकड़ों में संशोधन कर दिया है। राजस्थान में अब ज्यादा बारिश होने लगी है, लिहाजा इस मानसूनी सीजन से राजस्थान में सामान्य बारिश को 21 मिलीमीटर बढ़ाकर 436 मिलीमीटर सामान्य बारिश कर दिया है। पूर्वी राजस्थान में औसतन में 25 और पश्चिमी राजस्थान में 18 मिलीमीटर बारिश का इजाफा हुआ। खास बात यह है कि अच्छी बारिश के लिए माने जाने वाले 5 जिलों में बारिश का औसत कम हो गया। मौसम विभाग ने निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि वर्ष 1971 से लेकर 2020 तक के औसत बारिश के आंकड़ों की गणना करने के बाद राजस्थान में मानसूनी सीजन में औसत बारिश के आंकड़ों में अब संशोधन कर दिया गया है। अब बात करेंगे कोविड अपडेट की। भारत में बीते 24 घंटे में 13,086 नए कोरोना संक्रमित मिले और 12,454 लोग ठीक हुए। इस दौरान 24 कोरोना मरीजों की मौत हुई। देश में अब कोरोना के 1,13,864 एक्टिव केस हैं। वहीं डेली पॉजिटिविटी रेट 2.90% है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मंगलवार को जारी आंकड़ों से पता चलता है कि नए कोरोना केस में एक दिन पहले के मुकाबले 18% की कमी आई, लेकिन इस वायरस के संक्रमण से होने वाली मौतों में कोई बदलाव नहीं देखा गया। सोमवार को देश में कोरोना वायरस संक्रमण के 16,135 नए मामले सामने आए, जबकि 24 मौतें दर्ज की गई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस महामारी के शुरू होने से लेकर अब तक देश में 4,35,18,564 लोग वायरस की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 4,28,57,473 ने कोरोना संक्रमण को मात देने में सफलता पाई, जबकि 5,25,223 जो लोग हैं उनकी मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटे में कोविड वैक्सीन की 1,73,368 डोज लगाई गई हैं। भारत में कोरोना मृत्यु दर 1.21% है, जबकि सक्रिय मामलों की संख्या टोटल केस का 0.26% है। अगली बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आवास में सुरक्षा कर्मियों को चकमा देकर घुसने वाले व्यक्ति ने सोमवार को पुलिस को बताया कि उसे लगा कि परिसर कोलकाता पुलिस का मुख्यालय है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने सोमवार को ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 30 से 35 साल का आरोपी हाफिजुल मुल्ला उत्तर 24 परगना जिले में हसनाबाद का निवासी है। हालांकि वो स्पष्ट रूप से ये नहीं बता सका कि उसे रात में कोलकाता पुलिस मुख्यालय जाने की आवश्यकता क्यों थी।
पुलिस ने कहा कि आरोपी एक दीवार पर चढ़कर हरीश चटर्जी स्ट्रीट स्थित बनर्जी के आवास में शनिवार देर रात करीब 1 बजे घुसा और सुबह तक वहीं छिपा रहा। रविवार सुबह करीब 8 बजे सुरक्षा कर्मियों की नजर उस पर पड़ी, जिसके बाद उन्होंने कालीघाट पुलिस थाने को सूचना दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस ने उससे जब बातचीत की यानी कि पूछताछ के दौरान उस व्यक्ति ने कहा कि उसने मुख्यमंत्री के आवास को लाल बाजार स्थित कोलकाता पुलिस मुख्यालय समझ लिया और वो परिसर में घुस गया। केरल के मंत्री साजी चेरियन ने देश के संविधान पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने संविधान की आलोचना करते हुए कहा कि ये शोषण करने वालों को माफ करता है। इसे इस तरह से लिखा गया है कि देश के ज्यादा से ज्यादा लोगों को लूटा जा सके। पिनराई विजयन सरकार के वरिष्ठ मंत्री अपने इस बयान को लेकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस सहित विभिन्न वर्गों के निशाने पर आ गए हैं। बीजेपी ने चेरियन को बर्खास्त करने की मांग की है। वहीं केरल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष वी.डी. सतीशन ने कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। अलापुझा जिले के चिंगनूर विधानसभा क्षेत्र में 2 बार के विधायक चेरियन केरल सरकार में संस्कृति और मछली पालन विभाग के मंत्री हैं। उन्होंने दक्षिणी जिले के मल्लापल्ली में हाल ही में आयोजित एक राजनीतिक कार्यक्रम में ये बयान दिया। मंगलवार को क्षेत्रीय टेलीविजन चैनलों के इस भाषण को प्रसारित करने के बाद ये मुद्दा गर्मा गया। अब देखना होगा कि इनके ऊपर क्या कार्रवाई की जाती है और क्या जो बीजेपी की मांग है कि इन्हें निलंबित किया जाए, इन्हें बर्खास्त किया जाए, क्या बीजेपी की मांग पूरी हो पाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।